नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से यानी पिछले पार्ट के माध्यम से हमने जाना था कि पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में जो पार्ट पुर्तगालियों से यानी उनके जो कि घटनाएं पिछली वीडियो के माध्यम से बच गई थी, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट की है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं। जिस समय नीनो दी कूना, ठीक है, नीनो दी कूना गवर्नर बनकर आया था 1529 में 38 तक, तो होता क्या है, इसके समय में कौन था? बहादुर शाह गुजरात का शासक था। अब जब ये गुजरात का शासक था तो ये पुर्तगालियों से भयभीत था। जब पुर्तगालियों से भयभीत था तो इसने क्या किया? तुर्कियों से इसके अच्छे संबंध थे बहादुर शाह के, तो इसने क्या किया? तुर्कियों से संपर्क साधा। तो तुर्की के जो थे सुलेमान रईस, उसने एक जहाजी बेड़ा भेजा। उसमें कौन आया था? रूमी सिंह। तो रूमी सिंह ने क्या करा? पुर्तगालियों को पीछे हटा दिया, यानी उसने हराया था, पुर्तगालियों को पीछे हटाया था। इसके बाद में इसको भय हो गया मुगल बादशाह हुमायूं का, यार हुमायूं भी अब आक्रमण करने वाला है। तो अब क्या होता है, जब हुमायूं गुजरात की तरफ बढ़ा तो इसने क्या करा? पुर्तगालियों को अपने पक्ष में मिला लिया। वो कैसे मिला लिया भाई? वो इसलिए कि बेसिन का जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों को दे दिया। और जब पुर्तगालियों को बेसिन का क्षेत्र मिल गया तो पुर्तगाली इसके साथ मिल गए। अब इसके साथ हो गए और उसी के तुरंत बाद हुमायूं वापस लौट गया। अब जब हुमायूं वापस लौट गया तो इनमें फिर से संघर्ष शुरू हो गया। तो संघर्ष के बाद इसने दोबारा तुर्कियों से संपर्क साधा। बहादुर शाह ने तुर्की से संपर्क साध लिया कि भाई आप मेरी मदद करिए, आ जाओ। अब क्या था, उसने तुर्कियों से फिर से एक जहाजी बेड़ा आया। किसके नेतृत्व में? तो रईस पाशा के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भेजा गया कि आप जाओ और इसकी मदद करो बहादुर शाह की। लेकिन पुर्तगाली भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि फिर बहादुर शाह जो है नीनो दू कूना के पास मिलने जाता है। जब ये मिलने जाता है जहाज पर, बेड़े पर, तो उससे हो जाती है इसकी हाथापाई। जब हाथापाई हो जाती है तो होता क्या है, ये जहाज से गिर जाता है बहादुर शाह और इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या? बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, जो नीनो डी कूना था पुर्तगाली गवर्नर, इसके समय में क्या था? चटगांव, सतगांव, ठीक है। ये क्या है? ये यहां पर पुर्तगालियों की व्यापारिक फैक्ट्री, यानी उनके हिसाब, उनके कहने में क्या था? दुर्ग। तो व्यापारिक फैक्ट्रियों का यहां पर केंद्र था, यानी इसके समय में बहुत ज्यादा प्रसार हुआ था इन फैक्ट्रियों का नीनो डी कूना के समय में। ये क्या है? ये चटगांव को महान बंदरगाह, यानी बंदरगाह था उसको महान की संज्ञा देते हैं, यानी उसको चटगांव को महान बंदरगाह पुर्तगालियों के द्वारा बोला जाता था। तो इसके बाद में होता क्या है भाई, बंगाल में चटगांव, सतगांव और हुगली, इनकी व्यापारिक फैक्ट्री थी, यानी दुर्ग थे व्यापारिक। तो चटगांव को ये किसका नाम देते हैं? महान बंदरगाह का नाम देते हैं। अब होता क्या है, जोवाडी क्रस्टो जो था, इसने पश्चिमी भारत का चावल, यानी 1531 में चावल, 1532 में सालसेट और बेसिन, 1536 में क्या है, बंबई पर अधिकार कर लिया था। ये कौन था? ये भी गवर्नर था पश्चिमी भारत का। अब एक चीज और, हुमायूं के बाद में अकबर ऐसा पहला शख्स था जिसको इन्होंने परमिट दिया था, पुर्तगालियों ने परमिट दिया, जबकि वो मुगल बादशाह था पूरे भारत का, लेकिन उनको भी कार्टेज पद्धति के मुताबिक परमिट लेना पड़ा था, तब इसके जहाज अरब सागर में उतरे थे। पुर्तगाली ऐसे थे, उसके बारे में हम जानेंगे। अब ये क्या करते थे कि पुर्तगालियों की जो ताकत है वो समय समय पर कहीं पर बढ़ती रही और कहीं पर घटती रही। इन्होंने क्या करा, मैंने अभी आपको बताया, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पूर्वी तट के लिए क्या करते थे, ये
कोरोमंडल, यानी पूर्वी तट के लिए कोरोमंडल का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, निर्यात के लिए। और समुद्री तट पर क्या करते थे? मूसलीपट्टनम का ये इस तो समुद्री तट पर ये थे। और पुलिकट से ये क्या करते थे? वस्त्र एकत्रित करते थे पुर्तगाली। और पूर्वी एशिया, समझना, मैंने देखो वो छोटी छोटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि पूर्वी एशिया के देशों से जब ये व्यापार करते थे, किसके माध्यम से करते थे? मलक्का और मनीला। ठीक है, क्या नाम था? मलक्का और मनीला। ठीक है, मनीला से के लिए क्या है? अब ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये व्यापार किए जाते थे, इनके माध्यम से व्यापार किए जाते थे। लेकिन किसके? नागपट्टनम बंदरगाह से। इनके लिए जिस बंदरगाह का प्रयोग पुर्तगाली करते थे, किसके लिए? पूर्वी एशिया, मलक्का और मनीला। ठीक है, इनसे व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। बात करते हैं बंगाल के उस समय जो शासक, उस समय बंगाल का शासक कौन था? महमूद शाह से पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव, सतगांव ये व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी, यानी इन्होंने अनुमति ले ली थी। अकबर की हम बात करें तो अकबर से इनको पुर्तगालियों को जो अनुमति मिली थी फैक्ट्री लगाने की, कहां पर मिली थी? हुगली में। याद रखना, अकबर से इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति हुगली से मिली थी। और अकबर के समय में जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो ईसाई संत आए थे, उसका नाम था एके बीबा और मासरेत। ये दो ऐसे ईसाई संत थे जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं शारजहां की, कि भाई पुर्तगाली तो अपनी शक्ति बढ़ा ही रहे थे, इधर मुगल बादशाहों का समय का चरण भी चल ही रहा था। तो शारजहां ने क्या करा कि सॉरी, अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कि इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति कहां, किस शासक के द्वारा मिली? पता देखो, बंगाल में जो मिली थी तो महमूद शाह के द्वारा। तो कहां कहां पर फैक्ट्री लगी? चटगांव और सतगांव में। ठीक है, अकबर से जो अनुमति मिली थी वो हुगली में। शारजहां से जो अनुमति मिली थी वो मिली थी बंदेल में कारखाना लगाने की स्थापना इन्होंने कर दी। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि कौन सा ईसाई धर्म का प्रचारक इनके अकबर के समय में आया। तो वो मैंने बताया, एके बीबा और मासरेत, ये दो संत थे जो कि अकबर के दरबार में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। बात करते हैं बंगाली गवर्नर कौन था उस समय। भैया, बंगाल में जो गवर्नर था पुर्तगालियों का, उसका नाम था अल्फांसो डिसूजा। क्या नाम था? अल्फांसो डिसूजा, जो कि 1542 और 45 ईस्वी में आया था। 1542 और 45 में ये गवर्नर था। लेकिन इसके साथ कौन आया था? इसके साथ में जो आया था जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर। क्या नाम था इसका? जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर। अब भैया ये कौन था? ये भारत में आया था। ठीक है, ये कौन था? ये पश्चिमी और पूर्वी जगत के ईसाई धर्म के ये प्रधान संत थे जो भारत आए थे। इन्होंने भारत में क्या चीज करी थी? इन्होंने भारत में, याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाए, तो याद रखना, कन्याकुमारी, एडम ब्रिज और मालाबार के जितने भी समुद्र तटीय मछुआरे थे 7,000 तकरीबन मछुआरों को ईसाई धर्म में परिवर्तन उनका कर दिया था। ठीक है, यानी ईसाई धर्म में उन्हें दीक्षित किया था। उसके बाद 1552 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 1552 ईस्वी में
मृत्यु हो गई। बात करते हैं थोड़ा सा और जानकारी की। जब शाहजहां का शासनकाल था तो शाहजहां के समय में ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे। एक तो सेना तो रखते थे, अनुमति भी प्राप्त करते थे, लेकिन चोरी छुपे एक लुटेरों की हरकत ये थोड़ा करते थे। यानी ये विद्रोह भी कराते थे और उनका सहयोग भी करते थे। तो क्या हुआ, शाहजहां ने 1532 और 33 में कासिम खां के नेतृत्व में, किसके, शाहजहां का काल था, उन्होंने कासिम खां को भेजा कि तुम जाओ। तो 1532-33 में क्या करा, इनसे हुगली छीन ली, हुगली को छीन लिया, जबकि अकबर ने अनुमति दी थी उसमें कारखाना लगाने की। लेकिन इनके जो रवैया था लुटेरों की तरह करने का, अपनी मनमानी करने था, ठीक है ना, कर न देने का, तो क्या करा, शाहजहां ने इन्हें सबक सिखाने के लिए कासिम खां को भेजा और इनसे हुगली छीन लिया। इनकी बस्तियों को तहस नहस कर दिया गया, कम से कम 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। उसके बाद बात कर लें थोड़ा औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने चटगांव और सतगांव में जितने भी समुद्री लुटेरे थे, जो कि इनकी पनाह और सह पर, यानी ये उनका सहयोग करते थे, जो लुटेरे थे उनका सफाया कर दिया था औरंगजेब ने भी इनको। अब होता क्या है, इनसे भारत में कुछ मिला भी है। क्या क्या मिला उसके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने